स्रोत, इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं जिनसे हमें इस इतिहास के बारे में पता चलता है। तो इतिहास के बारे में हम किससे पता चलेगा, तो इतिहास के स्रोतों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला हो गया पुरातात्विक, सेकंड हो गया इसमें आपका साहित्यिक स्रोत। बात करेंगे सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत की, तो वे अवशेष, प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें, देखिए पुरातात्विक का मतलब जैसे पुरा से ही पता चल जाता है, पुरा का मतलब होता है प्राचीन, तो प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें घटनाओं और स्थान के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, यानी कि किस काल में कौन सी घटनाएं हुई हैं या पर्टिकुलर किस स्थान के बारे में बता रहा है, तो उसका पता हमें किससे चलता है, पुरातात्विक स्रोतों से चलता है। अब इन स्रोतों के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं, तो अभिलेख आते हैं, मुद्राएं आती हैं, स्मारक आती हैं, कलाकृतियाँ वगैरह आती हैं, ये सब चीज़ें हमारे पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती हैं। और इनका यूज़ कहाँ होता है, इनसे हमें वहाँ उस समय के जनजीवन के बारे में पता चलता है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर जैसे कुछ अवशेष मिले, कुछ उनकी नगर की व्यवस्था के बारे में पता चला, या आप कह सकते हैं कि अलग अलग सभ्यताओं में जैसे कुछ बर्तन वगैरह मिले, कहीं मिट्टी के घड़े वगैरह मिले थे तो उनके ऊपर कलाकृतियाँ की गई थी, कहीं हमें ताम्र जो है, ताम्र संस्कृति के अंदर हमें जो तांबे की वस्तुएं मिली थी उससे हमें संस्कृति का पता चलता है। तो इस तरह से अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग काल के अंदर अलग अलग चीज़ें मिली, अवशेष मिले, जिनसे हमें उस समय की संस्कृति, उस समय के रहन सहन के बारे में पता चलता है। तो वो सब चीज़ें क्या आपकी पुरातात्विक स्रोत में काउंट होती हैं। बात करते हैं, फर्स्ट नंबर आता है इसमें अभिलेख का। तो अभिलेख क्या होते हैं, ये हमें देखिए, आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये बेसिकली आपका शिलालेख है। शिलालेख मतलब, शिला का मतलब आप समझ सकते हैं कोई भी पत्थर, मान लीजिए आप उसका हिस्सा, जैसे स्मारक वगैरह कोई चीज़ बनी हुई है तो उसका कुछ हिस्सा, तो आपने देखा होगा कुछ कुछ शिलालेख लिखी होती हैं। जब आप किसी भी दुर्ग वगैरह को या किला वगैरह को देखने जाते हैं, वहाँ आपने देखा होगा कि कई कई जगह कुछ शिलालेख सी होती है, मतलब उनके ऊपर, पत्थरों के ऊपर बेसिकली कुछ लिखा होता है। ठीक है, उस समय की जो शासन व्यवस्था थी, जो जब शासक का जन्म है, मृत्यु है, या कुछ प्रमुख युद्ध वगैरह उन्होंने किए, तो उसका जिक्र वहाँ पर आपको मिलता है। तो अभिलेख क्या है, ये हमें शिलालेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, भवनों, गुफाओं, स्तूपों, मठों, ठीक है, और ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। तो बेसिकली अभिलेख मैंने आपको बता दिया कि जो भी शिलालेख वगैरह पर जो भी चित्र या जो भी आप कह सकते हैं लिखा हुआ कोई भी लेख आपको मिलता है, वो सब क्या है, अभिलेख के अंतर्गत आता है। तो बात करते हैं इनकी उपयोगिता क्या है, किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो एक तो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में, तो ध्यान रखिएगा, अभिलेख क्या होते हैं, गद्य और पद्य दोनों शैलियों में होते हैं, यानी काव्य के रूप में भी लिखा हुआ मिल सकता है और आपको गद्य के रूप में भी मिल सकता है। बात करते हैं इसके बारे में, तो इससे किस चीज़ का पता चलता है, तो इनमें शासक, उनके ऊपर आश्रित लोगों, उनकी रानियों, राजकुमारों, ठीक है, उनका जो भी प्रमुख युद्ध वगैरह है उनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, सामंतों, घटनाओं, ठीक है, उनके शासन कार्यों वगैरह के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो बेसिकली इसमें 3-4 चीज़ें आती है, जैसे उनकी जो सामाजिक व्यवस्था थी, उनका राजनीतिक जनजीवन कैसा था, धार्मिक जनजीवन कैसा था, उन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। अब इसमें से एक इंपॉर्टेंट लाइन निकल कर आती है, वो है ये, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख क्या कहलाते हैं, तो प्रशस्ति पत्र कहलाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, प्रशंसा के, किसी की भी जब प्रशंसा करते हैं, किसी भी राजा की, शासक की प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख क्या कहलाते हैं, प्रशस्ति कहलाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ प्रमुख अभिलेखों की। तो इनके कुछ प्रमुख अभिलेख हैं, इनके नाम आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे, जैसे नगरी अभिलेख, कंसवा अभिलेख, घटियाला अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, नानसा अभिलेख, बरनाला यूप यानी स्तंभ अभिलेख कह सकते हैं, सामोली शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्थाओं, यज्ञों के प्रकार, भूमि, राजनीति की सीमा आदि के बारे में हमें जानकारी मिलती है। बात करते हैं, तो ये तो कुछ नाम थे जो आपको ध्यान रखने हैं। अब इसमें से स्पेशली 2-3 नाम दिए गए, वो जरूर ध्यान रखने हैं। उदाहरण स्वरूप घटियाला अभिलेख, प्रतिहारों और बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत हैं। कौन सा, घटियाला अभिलेख। इससे किसके बारे में पता चलता है, प्रतिहारों और बिजोलियों, ठीक है, इनसे। और 2 तरह के शिलालेख थे, देखिए, एक तो घटियाला शिलालेख और एक बिजोलिया शिलालेख। इनसे किसके बारे में पता चलता है, चौहानों के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। तो किसके बारे में पता चलता है, चौहानों के इतिहास के बारे में पता चलता है। सेकंड आता है इसमें चिरवा। तो चिरवा का जो शिलालेख है वो किसके बारे में लिखा गया था, उससे हमें रावल समर सिंह के युग की जानकारी मिलती है। तो चिरवा का शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है, घटियाला अभिलेख भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनसे किसकी जानकारी मिलती है, घटियाला अभिलेख से तो हमें चौहानों के इतिहास के बारे में पता चलता है, और चिरवा का शिलालेख से हमें रावल समर सिंह के युग की जानकारी मिलती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट पॉइंट की। तो ये आ गए आपके स्मारक। तो देखिए, राजस्थान के बहुत सारे स्मारकों में कुछ दुर्ग प्रमुख है। तो बेसिकली स्मारक क्या है, दुर्ग वगैरह ये होते हैं।
तो स्मारक मतलब यानी जो स्मरण में बनाई गई चीज़ें हैं, ठीक है, याद में बनाई गई चीज़ें होती हैं। तो इनमें क्या हो गया, दुर्ग वगैरह हो गए। दुर्ग आप सबको पता है, हम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हम पढ़ते ही रहते हैं। तो इनमें चित्तौड़गढ़, जालोर, गागरेन, रणथंभौर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि प्रमुख हैं। इनके अलावा भवन, राजप्रसाद महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, समाधि, बावड़ी, ये सब भी क्या है, स्मारक के अंतर्गत आते हैं। इनसे क्या पता चलता है, इनसे उनकी कला, उनके धर्म के अंदर विश्वास, उपासना, जैसे आपने देखा होगा जो चांद बावड़ी वगैरह है, तो उसमें क्या है कि उनकी कला है कि किस तरह से बहुत सारी उनके अंदर सीढ़ियाँ बनाई गई है। इस तरह से पूरा अंदर अंदर काफ़ी सारी सीढ़ियाँ बनाई गई है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आप उसको गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, कितनी भी काउंटिंग कर लीजिए, लेकिन इतने सारे बना रखे हैं कि उसको गिन नहीं पाते हम लोग। तो इस तरह की इनकी कलाएं हैं, ये उनका रहन सहन था, तो उसके बारे में पता चलता है। तो स्थापत्य कला, उनके विश्वास, उनकी उपासना, चेतना, समृद्धि आदि का ज्ञान मिलता है। तो ये था आपके स्मारक। तो स्मारक बेसिकली आप कह सकते हैं क्या, कि जो दुर्ग वगैरह बने होते हैं। बात करते हैं मुद्राओं की। मुद्राएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो मुद्राओं की हम बात करें तो मुद्रा या सिक्के, जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो मुद्राओं या सिक्कों, छापों, प्रतीकों से किसी भी काल के विशेष राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि पहले किस तरह के सिक्के चलते थे, अब नोट चलने लग गए हैं, या बाद में अब जैसे सिक्के भी बने हैं तो उस पर भी अलग तरह की कलाकृति होती, अलग तरह के चित्र होते हैं। पहले अलग तरह के चित्र थे, उससे पहले कई बार जो है तांबे के सिक्के भी चले हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग टाइम में ये देखिए आप, अलग अलग तरीके के सिक्के चले हैं, ठीक है। तो जैसे पहले एक 5 रुपये वाला इस तरह से सिक्का चलता था, एक छोटा सा सिक्का चलता था बहुत ज़्यादा, ठीक है, इस तरह का। फिर 10 रुपये के सिक्के चलने लगे। तो इस तरह से क्या है कि जो सिक्के होते हैं वो जो हमारा आर्थिक जीवन है, अलग अलग काल के अंदर अलग अलग तरह का जो जीवन है, उनका जो आर्थिक स्थिति वगैरह है उसके बारे में पता हमें लगता है। बात करते हैं इसमें, तो मुद्राओं पर अंकित चिन्ह। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है कि जो मुद्राएं होती है, आप कह सकते हैं सिक्के होते हैं, उन पर क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं। तो उन पर क्या होता है, उन पर अंकित चिन्ह, एक तो सिंबल होता है, मतलब इस तरह से कुछ भी जो भी सिंबल बना होता है, ठीक है। दूसरा लैंग्वेज होती है, भाषा लिखी होती है, जैसे इंग्लिश में होती है। अभी जैसे आप देखेंगे तो एक तरफ इंग्लिश में लिखा होता है, बैक साइड देखेंगे तो आप हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, इसी तरह से। तो भाषा है, लिपि है, सन लिखा होता है, ईयर लिखा होता है, ठीक है, संवत लिखा होता है, नाम है। तो इस तरह के मुद्राओं पर इस तरह की चीज़ें लिखी होती है। तो ये आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि जो प्राचीन काल में मुद्राएं थी उनमें क्या क्या चीज़ें हमें मिलती थी, उनके ऊपर क्या क्या चीज़ें होती थी। तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है। तो उस पर भाषा, लिपि, सन, संवत, ये सब चीज़ें लिखी होती थी। और उनके साथ साथ धातु की शुद्धता, नापतोल वगैरह के बारे में भी हमें पता चलता है। सिक्के राज्य और शासक की शक्ति के सूचक भी माने जाते हैं। तो जो शासन की यानी एक राजा की शक्ति का सूचक कौन माना जाता है, सिक्के, ठीक है। बात करते हैं कुछ प्रमुख सभ्यताओं की। तो आहड़ या पर्टिकुलर स्थान की अगर हम बात करें तो आहड़, रेड, बैराट, रंग महल, सांबर। तो आहड़, रेड, बैराट, रंग महल, सांबर, सुखाड़ियाँ के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गुहिल आदि वंशों के काल के राज्य शासन और उनकी सीमा वगैरह के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो बेसिकली मतलब जो इसमें मेन मेन नाम है वो आपको याद रखने हैं। तो देखिए कौन कौन सी सभ्यताओं के अंदर सिक्के वगैरह मिले थे। तो जैसे आहड़ हो गया, रेड हो गया, बैराट है, रंग महल है, सांबर है। तो इनमें जब उत्खनन हुआ था, या पर्टिकुलर कह सकते हैं इन जगहों पर जब उत्खनन हुआ था तब वहाँ पर क्या मिले थे, सिक्के और मुद्राएं मिली थी। तो जिससे कि हमें किस किस के बारे में पता चलता है, चौहान वंश के बारे में, गुहिल वंश के बारे में, ठीक है, क्षत्रपों के बारे में, मालव के बारे में पता चलता है। बात करते हैं इससे नेक्स्ट, बर्तन और कलाकृतियाँ। उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन और कलाकृतियाँ प्राप्त होती हैं। तो देखिए कलाकृति या बर्तन भी किसके अंतर्गत आते हैं आपके, और ताम्रपत्र वगैरह, अभिलेख वगैरह सब किसके अंतर्गत आते हैं, इतिहास के पुरातात्विक स्रोत के अंदर आते हैं। तो इस तरह से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बर्तन और कलाकृतियाँ, उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन आदि कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। कलाकृतियों में बर्तन पर चित्रण, ठीक है, चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़, गवाक्ष की कारीगरी आदि भी देखने में मिलती है। जैसे आपने देखा होगा कई बार जैसे अगर हम बात करें सभ्यताओं की, तो उसमें क्या था, जैसे मिट्टी के घड़े वगैरह मिलते थे तो उसके ऊपर अलग तरीके की चित्रकारी मिलती थी। कई जगहों पे हमने देखा है कि हमें नीले नीले कलर के जो चित्र है वो देखने को मिले थे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि हर सभ्यता के अंदर अलग अलग तरह का जो संस्कृति थी, रहन सहन था। तो उनके पता किससे चलता है, वहाँ पर जो बर्तन है, ठीक है, बर्तन वगैरह मिले, खम्भे मिले, किवाड़ मिले यानी दरवाजे मिले, ठीक है। तो उन पर जिस तरह की नक्काशी की गई थी, कारीगरी की गई थी, उनसे हमें पता चलता है इतिहास के बारे में।
हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि नीले कलर से जहाँ पर जो है मतलब कारीगरी बर्तन के ऊपर की जाती थी, तो वो एक अलग तरह की संस्कृति को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मृद भांड, प्याले, रकाबियाँ, धूप पात्र, दीपक आदि से हमें पूर्वजों के कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। तो इसमें मेनली क्या है, आप देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं स्थानों की। गणेश्वर, नीम का थाना सीकर की ताम्र संस्कृति के अवशेष, मैंने आपको बताया था जब ताम्र संस्कृति हमने पढ़ी थी तब मैंने उसमें आपको बताया था कि ये कहाँ से है, नीम का थाना सीकर से, गणेश्वर सभ्यता की। तो नीम का थाना सीकर, जोधपुरा, जयपुर, नोह, भरतपुर, इसकी भी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। ठीक है, से प्राप्त काले और लाल मृदभांड, आहड़ और गिलून से प्राप्त प्रस्तर, फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। तो देखिए ये 3 नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है इसमें बर्तन और कलाकृतियों के बारे में। तो इसमें कौन कौन सी सभ्यताओं से जुड़ी हुई है, एक तो गणेश्वर, ठीक है, तो गणेश्वर की ताम्र संस्कृति जो थी, इसी तरह से जोधपुरा से कुछ हमें अवशेष मिले थे, बर्तन मिले थे, नौ भरतपुर से हमें अवशेष मिले थे। ठीक है, और इसमें किस तरह के काले और किस तरह के लाल कलर के मृदभांड मिले थे। और इसी तरह से आहड़ सभ्यता थी और गिलून सभ्यता थी, वहाँ पर प्रस्तर और फलक आदि से हमें जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, ताम्रपत्र। तांबे के छोटे छोटे बड़े प्रस्तरों मतलब क्या है, देखिए मैंने आपको बताया ना, इस तरह का कुछ आप मान सकते हैं, इस तरह का कुछ तांबे का बना होता था, कोई शील्ड से आप मान सकते हैं, कोई चादर से मान सकते हैं। ठीक है, तो ये तांबे की होती थी और इसके ऊपर इस तरह से ये देखिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये कुछ लिखा हुआ है इधर। ठीक है, तो इस तरह से होता था। तो ये है आपका ताम्रपत्र। तांबे के छोटे बड़े प्रस्तरों पर खोदे हुए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये लाइन जरूर याद कर लीजिएगा। तांबे के छोटे बड़े पत्रों पर खोदे हुए लेखों को, तो तांबे पर जो भी लेख लिखे जाते हैं उनको क्या कह देते हैं, ताम्रपत्र कह देते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये दान पुण्य वगैरह के बारे में बताते थे, तो इनको दान पत्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नापतोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। ठीक है, तो जैसे अभी आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि हमारे घर में जैसे बर्तन वगैरह के ऊपर नाम लिखवा लेते हैं, या आपने देखा होगा अगर आपके पास कोई प्राचीन तांबे का कोई बर्तन होगा या कुछ भी सामान होगा, तो उसमें आप देखिएगा कुछ ना कुछ नाम वगैरह, कुछ ना कुछ चित्र वगैरह उभरा रहता है। ठीक है, तो उस तरह की चीज़ें ये सब क्या होती है। तो अभी हमने कहाँ तक पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हमें क्या पढ़ा, क्या क्या चीज़ें आती हैं जिसमें कि हमें स्थान और घटनाओं के बारे में समझने को मिलता है, वो चीज़ें पुरातात्विक स्रोत के अंदर आती हैं। जैसे जिसमें अभिलेख हो गई, मुद्रा हो गई, स्मारक हो गया, कलाकृतियाँ हो गई। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा है। तो किसका क्या यूटिलाइजेशन है, और स्पेशली जो नाम आते हैं जैसे कौन सी सभ्यता में क्या चीज़ें मिले, क्या अवशेष मिले, वो आपको जरूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पे उसी तरह के ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बात करते हैं अब साहित्यिक स्रोतों की। तो इतिहास जानने में साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा गया साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। ठीक है, राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध और जैन ग्रंथों से बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ किस तरह से आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे राजस्थान के जो पुराने क्षेत्र थे, जैसे युद्धि क्षेत्र है, या आप कह सकते हैं विराटनगर का जिक्र कहाँ मिलता है, रामायण में मिलता है, महाभारत में मिलता है, महाभारत में मिलता है। ठीक है, इसी तरह से युद्धि क्षेत्र का जिक्र मिलता है। ठीक है, तो ये सब क्या था, मैंने आपको तभी बताया था कि इन सब चीज़ों का जिक्र कहाँ मिलता है, ग्रंथों में मिलता है। तो उसी चीज़ से आप समझ सकते हैं, तभी तो हमें पता चला कि ये सब क्षेत्र इस तरह से बांटे गए थे पहले। अगर वो चीज़ें नहीं होती, अगर उन ग्रंथों में जिक्र नहीं होता, तो हमें कभी भी पता नहीं चलता कि ये सब चीज़ें मतलब इस तरह से पहले क्षेत्रों में बांटे गए थे। तो एक तरह से जो साहित्यिक स्रोत होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं से हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय, ये नाम याद रखिएगा, ये एक महाकाव्य है पृथ्वीराज विजय। ठीक है, किसने लिखा है, 12वीं शताब्दी के बाद में, उत्तरार्ध मतलब उसके बाद में लिखा गया था। किसके द्वारा, जयानक कृत के द्वारा लिखा गया था। से किसके बारे में पता चलता है, चौहानों की उपलब्धि के बारे में पता चलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, किसके जयानक के द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा गया है, पृथ्वीराज विजय। ठीक है, क्या है पृथ्वीराज विजय, एक महाकाव्य है। कब लिखा गया था, 12वीं शताब्दी में। और किसके बारे में पता चलता है, चौहानों के उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट इसमें नयन चंद्र और सूरी कृत
हम्मीर महाकाव्य से क्या पता चलता है? चौहान के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय के बारे में पता चलता है और सामाजिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। तो ये दो यहाँ पर नाम आए हैं, तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। एक महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज विजय। किसने लिखा था? जयानक ने। और दूसरा इसमें नैनचंद्र ने लिखा था क्या? हम्मीर महाकाव्य, जिसमें आपको पता चलता है चौहान के बारे में, प्लस आपको पता चलता है अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय के बारे में। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट इसमें राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, ठीक है, राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खींची की वचनिका, पद्मनाभ कृत कहंत देव, ठीक है, कहंत देव प्रबंध। तो ये ध्यान रखिएगा, ये नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वीराज रासो, सेकंड हो जाएगा इसमें वचनिका, थर्ड हो जाएगा इसमें कहंत देव प्रबंध, फोर्थ हो जाएगा इसमें दलपत सिंह कृत दलपत विलास, ठीक है, खिड़िया जग्गा द्वारा वचनिका आदि फेमस है, प्रमुख है। तो ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे कि किसने किसकी रचना की और कौन कौन से ये रचनाएं हैं। तो ये नाम आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है इसमें ख्यात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है। नैनसीरी ख्यात, देखिए मैंने आपको पहले बताई, बहुत बार एग्जाम में आता है नैनसीरी ख्यात, बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ख्यात बेसिकली क्या है? ख्यात भी क्या है? एक रचना है, ठीक है। ख्यात क्या है? रचना है, जिसमें हम राजस्थान की जो भाषा है, राजस्थान की बोलियां या राजस्थान की जो भाषा वाला चैप्टर होगा क्लास 10th के अंदर, वहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ इसमें नाम दिए गए हैं। तो ख्यात बेसिकली क्या है? रचनाएँ होती हैं। तो नैनसीरी ख्यात बहुत इंपॉर्टेंट है। बांकी दास की ख्यात, दयाल दास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास के बारे में हमें जानने को मिलता है। फारसी, उर्दू, तवारियों इतिहास ग्रंथों से हमें विशेषतया मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में हेल्प मिलती है। बात करते हैं नेक्स्ट कर्नल जेम्स टोड, ये आपको नाम एज इट इज याद रखने पड़ेंगे। कर्नल जेम्स टोड द्वारा एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये मैंने आपको क्लास 10th की बुक जब हमने कवर की थी तो उसमें फर्स्ट चैप्टर में ये बताया था कि एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान ये क्या है? बुक है। किसके द्वारा लिखी गई है? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई है, जिससे हमें क्या पता चलता है? राजस्थान के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट इसमें और पश्चिमी भारत की यात्रा, बूंदी के महाकाव्य सूर्य मल्ल मिश्रण का वंश भास्कर, कविराज शामलकृत वीर विनोद, विश्वेश्वर नाथ रेवकृत मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय। तो ये नाम आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे, ठीक है। जो भी ख्यात है इसमें नैनसीरी ख्यात है, बांकीदास की ख्यात है, ये सब आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। सेकंड इसमें कर्नल जेम्स टोड वाला एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये जरूर ध्यान रखना है। और ये नाम आपको एज इट इज़ याद रखने ही पड़ेंगे कि किसने किसकी रचना की है। तो भाई इनकी बाद में हम थोड़ा ट्रिक वगैरह बना देंगे आपके लिए, फिर भी अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इसके लिए ट्रिक वगैरह बना देंगे, अदरवाइज़ तो आपको नाम तो एज इट इज़ याद रखने पड़ेंगे। तो एक ये थोड़ा सा देख लेते हैं, ये कविराज श्यामलदास है। सेकंड यहाँ पर लिखा हुआ है महोपाध्याय और गौरीशंकर हीराचंद ओझा, और थर्ड है इसमें कर्नल जेम्स टोड। तो ये हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट, अब यहाँ पर आगे गाइस कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, तो हम उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो बात करते हैं कुछ पहले शब्दावली की। तो अभिलेख क्या होता है? देखिए अभिलेख क्या होता है? ताम्रपत्र या पत्र पर खुदा हुआ लेख। सेकंड उत्खनन होता है खुदाई, और मृदभांड होता है मिट्टी के बर्तन को क्या कहते हैं? मृदभांड कहते हैं, जिसे अब हम मटके, सुराही ये सब चीज़ें कह देते हैं। तो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसको क्या कह देते हैं? मृदभांड। बात करते हैं नेक्स्ट, तो प्रश्नों के आंसर। वंश भास्कर, अब इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वंश भास्कर के लेखक हैं, हमने जस्ट पढ़ा ही है, वंश भास्कर के लेखक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहते हैं? नेक्स्ट है संस्कृत में उत्कीर्ण डैश का शिलालेख रावल समर सिंह के युग तक की जानकारी देता है। तो कौन सा शिलालेख है जिसके बारे में हमें रावल समर सिंह के बारे में हमें पता चलता है? तो ये 3 क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पर हमारा चैप्टर 3 है वो कंप्लीट कवर हो गया है गाइज। मैंने ट्रिक वाली वीडियो बना रखी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ चैप्टर 1 और चैप्टर 2, ठीक है, वो दोनों आप ज़रूर चेकआउट करें। और आज हमने मॉर्निंग में जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं चैप्टर 1 के, वो कंप्लीट कवर किए हैं। तो बाकी उसके 50 क्वेश्चन है वो हम कल कवर करेंगे।
तो जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं चैप्टर 1 से 2 से 3 से, वो हम डेली कवर करते रहेंगे। साथ साथ चैप्टर की थ्योरी है वो भी चलती रहेगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।